ओके बच्चे, तो लेक्चर के पार्ट 4 में हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 3 छोड़ा था। मैं आप लोगों को बता रहा था कि एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट पाए जाते हैं, जिनका नाम है लैशमैन टेस्ट और एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट। बच्चे, जैसे आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टेस्ट है, वैसे ही पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का पोस्टीरियर ड्रॉअर टेस्ट होता है। तो वो मैं आपको अलग से नहीं कराऊंगा, इसी फिगर से बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लैशमैन टेस्ट जो है बच्चे, ये सबसे अच्छा टेस्ट है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को टेस्ट करने के लिए। सबसे सेंसिटिव टेस्ट है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसको कहा जाता है। इसके अंदर बच्चे पेशेंट की नी को हम लोग 15 टू 30 डिग्री तक फ्लेक्स करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर के अंदर शो हो रहा है। और एक हैंड हम लोग अपना प्लेस करते हैं फीमर के बीनीथ, और दूसरा हम लोग हैंड प्लेस करते हैं, एग्जामिनर प्लेस करता है टिबिया के ऊपर। ठीक हो गया? तो जब आपने नी को थोड़ा सा स्लाइटली फ्लेक्स कराया 15 टू 30 डिग्री तक, तो अब आपका जो दूसरा हैंड होगा उससे हम लोग पुल फॉरवर्ड करेंगे टिबिया को। ठीक है? अगर आप लोग उसको पुल फॉरवर्ड करते हैं और आपको एक्सेसिव जॉइंट लैक्सिटी फील होती है, जॉइंट के अंदर फील होता है कि बहुत ज्यादा नरमी है और टिबिया और फिब्यूला के बीच बीच में जो जॉइंट फॉर्मेशन है वो अच्छी यूनियन का नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की कोई डिसरप्शन मौजूद है, कोई उसका टियर मौजूद है, जिसकी वजह से लैशमैन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है? नंबर 2 पे जो टेस्ट आता है दैट इज एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट फॉर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की स्टेबिलिटी के लिए। इसके अंदर बच्चे आप लोग दोनों नीज को इकट्ठे फ्लेक्स करवाते हैं। ठीक है? ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि ये 45 टू 90 डिग्री के बीच में है। और आप जो एग्जामिनर होता है वो दोनों जो टिबिया हैं उनके प्रॉक्सिमल एंड्स को पुल करता है अपनी तरफ, एंटीरियरली पुल करता है। जिस तरफ ज्यादा पुल फॉरवर्ड आता है, जहां पे ज्यादा वो लैक्सिटी फील करता है, तो इसका मतलब है उस तरफ की क्रूशिएट लिगामेंट की जो स्टेबिलिटी है वो कम है, वो अनस्टेबल है और वो जॉइंट ज्यादा लैक्स है। इसी तरह पोस्टीरियर ड्रॉअर टेस्ट के अंदर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की स्टेबिलिटी चेक होती है और हम लोग पुश बैक करते हैं, पोस्टीरियरली करते हैं, जहां पे लैक्सिटी ज्यादा फील होती है उसका मतलब है उस वाले लिम्ब के अंदर, उस वाली नी जॉइंट के अंदर लैक्सिटी ज्यादा है और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अनस्टेबल है। उसके बाद बचे मेनिस्कल टीयर्स को देखने के लिए हम लोग जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनका स्पेसिफिकली कुछ नाम है। एक है बच्चे आपका मैकमरे टेस्ट और दूसरा है आपका एप्लीज टेस्ट। मैंने आप लोगों को एप्लीज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन भी बताए थे। मैकमरी और एप्लीज टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इनको यूज नहीं करते। इसकी जगह जो टेस्ट यूज होता है दैट इज एक्चुअली नोन एज थेल्से, नॉट थेल्से, रादर थेस्ले टेस्ट। ठीक है? थेस्ले टेस्ट की सबसे ये बात बताने से पहले मैं एक और बात बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक बंदे का नी जॉइंट है, ऐसे करके ये दोनों नीज हैं उसकी, तो सबसे जो इसकी डायग्नोस्टिक चीज होती है मेनिस्कल टीयर को देखने के लिए, चूंकि मेनिस्काई टिबिया और फिब्यूला के बीच में है, यहाँ पे इस लेवल पे करके ऐसे करके, तो आप लोग सबसे पहले उनको पालपेट करें अपने थम्स और फिंगर्स के थ्रू, यहाँ पे खास तौर पे मीडियली और लैटरली। अगर पेशेंट को पैल्पेशन के ऊपर सिवियर किस्म का पेन होता है तो ये पॉइंटर है मेनिस्कल टीयर की तरफ। नंबर 2 जो टेस्ट हम लोग यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली थेस्ले टेस्ट। थेस्ले टेस्ट के अंदर क्या होता है बच्चे के, फॉर एग्जांपल ये एग्जामिनर है, एग्जामिनर ऐसे खड़ा होगा अपना हैंड स्ट्रेच करके। ठीक है? और बच्चे जो पेशेंट होगा वो ऐसे एक और तरफ खड़ा होगा, एग्जामिनर जो है अपने हाथ से पेशेंट का हाथ पकड़ेगा और पेशेंट अपनी जो अनअफेक्टेड लेग है जिसके अंदर डिजीज नहीं है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा और स्टैंड करेगा उस लेग के ऊपर जो कि अफेक्टेड है। ठीक है? अब इस लेग पे खड़ा होने के बाद जो पेशेंट होगा बच्चे, वो ट्विस्ट करेगा, अपनी बॉडी को ट्विस्ट कराएगा, राउंड करेगा, ट्रंक को मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो उसके नी जॉइंट की रोटेशन होगी, जिसकी वजह से उसको सिवियर पेन होगा उसकी नी के अंदर, और वो या तो ये मैनूवर करना छोड़ देगा और फौरन रेस्ट पे आ जाएगा। ये है थेस्ले टेस्ट। ठीक हो गया? ओके बच्चे, नेक्स्ट टेस्ट है पैटेलोफेमोरल जॉइंट की पेटेंसी को देखने के लिए, पैटेला को देखने के लिए। तो सबसे पहले बच्चे ये देखें कि इसके अंदर आप पैटेला के ऊपर अपनी फिंगर और अपना थंब फिक्स करेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि वो स्लाइटली अपना जो नी जॉइंट है उसको एक्सटेंड करे, बिल्कुल स्लोली करके। जब वो स्लोली एक्सटेंड करेगा तो आप देखेंगे कि पैटेला बिल्कुल लैटरल साइड पे आ जाएगा। ठीक है? इसको हम लोग जे साइन कहते हैं या पैटेलर ट्रैकिंग कहते हैं। ये वाली पटेला देखें और ये वाली देखें, ये किस तरह सेंट्रलाइज्ड पोजीशन में है, अपनी एक पोजीशन पे आई हुई है, सेट हुई हुई है, और ये लैटरली डिस्प्लेस कर गई है। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट टेस्ट आता है दैट इज पटेलर एप्रीहेंशन या फेयर बैंक्स टेस्ट, जिसके अंदर हम लोग पटेलर इंस्टेबिलिटी देखते हैं।
ये सेकंड टेस्ट है, पेशेंट को आपने सीधा लेटाना है, उसके क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए बच्चे आप ये है कि थोड़ा-सा पुश अप्लाई कर देते हैं हील की तरफ से, हील को ज़रा-सा पुश करते हैं, लोअर लिम्ब ऊपर की तरफ ज़रा जाता है, क्वाड्रिसेप्स थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। नी को बच्चे आप फ्लेक्स करेंगे 30 डिग्री तक तकरीबन, और अपने हाथों से थंब और फिंगर से पैटेला को पकड़ के लैटरली डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे जब पेशेंट की नी थोड़ी फ्लेक्स्ड होगी। इस दौरान पेशेंट को सीवियर किस्म का पेन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डरेगा और वो इसको छोड़ देगा, इस पूरे मैनूवर को, मतलब अपनी टांग जो है वो एक्सटेंड कर लेगा। ये हैं बच्चे आपके नी के टेस्ट। ओके बच्चे, जो नेक्स्ट जॉइंट अब हम स्टडी करने लगे हैं, इसका ब्लू बॉक्स है एंकल एंड फुट एग्जामिनेशन। वही बच्चे 4 हेडिंग्स: इंस्पेक्शन ऑफ द स्टैंडिंग पेशेंट, इंस्पेक्शन ऑफ सुपाइन पेशेंट, मूवमेंट्स एंड स्पेशल टेस्ट्स। इंस्पेक्शन ऑफ स्टैंडिंग पेशेंट में है बच्चे, फ्रंट से आप देखेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे, फुट शेप देखेंगे, फीट कैसे प्लेस्ड हैं, डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई फ्लैट फीट वगैरह तो नहीं है। साइड से आप मीडियल आर्च को एग्जामिन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपकी फुट की प्लांटर सरफेस की शेप मेंटेन करने के लिए। हील पोजीशन देखेंगे और गेट देखेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ सुपाइन पेशेंट में बिल्कुल वैसे ही स्किन की एबनॉर्मेलिटीज या सॉफ्ट टिश्यू को फील करेंगे, और आपके जो फुट के बेसिक पार्ट्स हैं, मिड फुट, फोर फुट, हाइंड फुट, यानी कि सब टैलर जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स देखेंगे। मूवमेंट्स बच्चे कौन सी हैं? डॉर्सिफ्लेक्शन है, प्लांटर फ्लेक्शन है, और इनवर्जन है और ईवर्जन है, जो कि सब टैलर जॉइंट्स पे होती हैं। अच्छा, स्पेशल टेस्ट में देखें आप बच्चे, फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे सब टैलर जॉइंट की, और फ्लैट फुट देखेंगे। उन टेस्ट के थ्रू जॉइंट स्टेबिलिटी देखेंगे, मॉर्टन्स न्यूरोमा देखेंगे, आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। और टेंडन्स कुछ स्पेशली फील करेंगे, टिबियालिस पोस्टीरियर एंटीरियर, एकिलीज का टेंडन, पेरोनियल्स और डॉर्सिफ्लेक्सर्स का टेंडन। ओके बच्चे, फुट की एबनॉर्मलिटीज स्पेसिफिकली हम फीट के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं कि नॉर्मली अगर ये आपकी हील है और ये मीडियल आर्च है और ये आपका बिग टो है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज बेसिकली कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? जब मैं आपको ये कहूँ कि यही आपका फीट है, ठीक है, लेकिन इट्स टू हाई आर्च्ड, तो इसको हम लोग कहते हैं पेस केवस, ठीक है। केवस का मतलब आप लोगों ने यहाँ पे समझना है हाइटेंड, हाइट पकड़ी हो जिसने। और अगर मैं कहूँ पेस प्लेनस है ये, तो पेस प्लेनस का क्या मतलब होगा कि बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक अ फ्लैट फीट, ये बिल्कुल फ्लैट है, ग्राउंड के साथ लगा हुआ है। दोनों ही अब नॉर्मलिटीज हैं, बोथ आर नॉट नॉर्मल, ये आपने याद रखना है। लेकिन इसके अंदर कुछ वेरिएंट के थ्रू मैं आप लोगों को बातें बताता हूँ। जैसे पेस प्लेनस है, ये नॉर्मल वेरिएंट हो सकता है ह्यूमन बींग्स के थ्रू और डिफरेंट एक्सरसाइजेस और फुटवेयर के थ्रू थोड़ा मोल्ड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा पेस प्लेनस की कॉज में हाइपरलैक्सिटी सिंड्रोम, जिसमें ढीला ढाला जिस्म हो, जैसे मार्फन सिंड्रोम है। टार्सल कंडीशन को ये कैसी, जैसे पेनफुल मतलब फ्लैट फुट है, टार्सल कोलिशन हुई हो, टार्सल बोन्स आपस में मिली हो, ठीक है। और टिबियल पोस्टीरियर डिसफंक्शन, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। टार्सल कोलिशन के अंदर टाइप्स क्या है फ्लैट फीट की, ये हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। पेस केवस जो हाइटेंड है, ये खास तौर पे एसोसिएटेड है स्पाइना बाइफिडा की एबनॉर्मेलिटीज के साथ, न्यूरोपैथीज के साथ और चारकोट फुट के साथ, ठीक है। चारकोट फुट जो न्यूरोपैथिक फुट होता है, जैसे डायबिटिक्स में भी ये हो सकता है, न्यूरोपैथीज के अंदर डेवलप कर जाता है, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज मैंने हाईलाइट किए हैं। ओके बच्चे, तो अब हम देखते हैं कि 4 फुट की डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं। एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं आप सब लोगों के लिए, कि बच्चे आपके फुट के जो काफी सारे एंगल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट बोन्स पे डिफरेंट मूवमेंट्स बताई हुई हैं, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स पे, इंटरटार्सल जॉइंट्स के ऊपर, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स के अलावा जो बच्चे आपकी सब टेलर है, एंकल जॉइंट्स की मूवमेंट्स हैं, इन सब के एंगल्स याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। सिर्फ आप लोगों को जो मैं बेसिक चीजें हाईलाइट करवा रहा हूँ इस चैप्टर में से, आप वो ही कीजिएगा। 4 फुट की बच्चे बेसिक एबनॉर्मेलिटीज आप लोग देख लीजिए। जैसे डिफॉर्मिटी है क्लॉटो। व्हाट इज क्लॉटो? क्लॉटो के अंदर बच्चे ये होता है कि मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन हुई होती है, ठीक है। प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट फ्लेक्स्ड होता है और डिस्टल वाला भी फ्लेक्स्ड होता है। अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, तो इसको एक दफा यहाँ से देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक मेटाटार्सल है, ये आपकी फर्स्ट फेलिंग्स है, ये दूसरी फेलिंग्स है, ये थर्ड फेलिंग्स है, तो बच्चे जो आपका मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट होगा उस पर हाइपर एक्सटेंशन होगी, और बाकी जो आपके दो जॉइंट्स बनेंगे वो हाईली फ्लेक्स्ड होंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज क्लॉटो, ये अब आपने याद रखना है। नंबर 2 पे आता है बच्चे हैमर टो। हैमर टो में मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट तो नॉर्मल है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट के ऊपर आपको
फ्लेक्शन मिलेगी, यानी कि ये आपकी मेटाटार्सल है, इसके साथ ये पहला जॉइंट नॉर्मल बन रहा है, ठीक है, कोई हाइपर एक्सटेंशन इसके अंदर नहीं है, और नीचे वाले दो के अंदर ऐसे फ्लेक्शन आपको मिल रही है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा मैंने एक चीज शो नहीं की, यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन मुझे ऐसे शो करनी चाहिए थी, पहली वाली जो क्लॉटो वाली थी, और फिर ये नीचे दो ऐसे एक्सटेंशन, तो दिस इज जस्ट लाइक अ क्लॉ। अच्छा, उसके बाद बच्चे देखें, नेक्स्ट जो आपके पास डिफॉर्मिटी आती है दैट इज मैलेट टो, इसके अंदर मेटाटार्सोफेलेंजियल और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल दोनों जॉइंट्स नॉर्मल होते हैं, सिर्फ डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो होता है बच्चे वो अब नॉर्मलिटी शो करता है, ये मेटाटार्सल है। ये आपका पहले वाली हो गई फेलिंग्स, ये दूसरी हो गई, तीसरी वाली पे आपको ऐसे मिलेगा, दिस इज एक्चुअली नोन एज मैलेट टो, ठीक है। उसके बाद है हेलक्स वेगस वॉल्गस और हेलक्स वेरस, यानी कि जो आपका बिग टो है उसकी पोजीशन क्या है मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट के साथ रिलेशन में। जैसे मैं आपको ये शो करूं, फॉर एग्जांपल अगर ये मेटाटार्सल है और ये आपके बिग टो की प्रॉक्सिमल फिंगर है, तो अगर ये मिड लाइन से डेविएटेड है मीडियली तो इट वुड बी नोन एज वेरस, और अगर लैटरली है तो उसको हम लोग कहेंगे वेल्गस। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ओके बच्चे, तो फर्स्ट टेस्ट जो हम लोग करने लगे हैं इसका नाम है थॉम्पसन्स टेस्ट या साइमोन्स टेस्ट। साइमोन्स टेस्ट भी इसको पढ़ते हैं और थॉम्पसन्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चे आपने करना ये है कि पेशेंट को सुपाइन प्रोन करके लिटाना है, ठीक है। अभी वो सुपाइन नहीं है, उसके जो फीट हैं वो सस्पेंडेड हों, और आपने उसके काफ को स्क्वीज करना है बारी बारी, एक एक काफ को। इस मूवमेंट पे आपको प्लांटर फ्लेक्शन जो होगी वो दिखाई देगी, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दी। अगर प्लांटर फ्लेक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि या तो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का फंक्शन ठीक नहीं है, या फिर एकिलीज टेंडन का रप्चर हो चुका है, या एकिलीज टेंडन जो है वो डिस्टर्ब्ड है। ठीक हो गया। ओके बच्चे, तो जो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग करने लगे हैं दैट इज रिलेटेड टू सबटेलर जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है बच्चे, इसके अंदर करना क्या होता है, ये मेरा एरो को आप लोग फॉलो करेंगे कि पेशेंट को हमने खड़ा किया, ठीक है, उसके जो बिग टो है उसके नीचे हम लोगों ने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, सिर्फ बिग टो के नीचे 2 सेंटीमीटर की हाइट का आप लोग एक ब्लॉक रखते हैं, और बच्चे पूरा जो उसका पीछे वाला पाँव होगा वो ग्राउंड फ्लोर पे रेस्ट करेगा। अब आप पीछे से आके देखेंगे उसका हाइंड फुट, जब आप उसका हाइंड फुट देखेंगे तो अगर उसकी हील ये अंदर की तरफ इन्वर्जन शो कर रही है, इन्वर्जन नहीं बेसिकली वेरस शो कर रही है, देखें बिल्कुल जैसे इस केस में ये हील जो है ये स्लाइटली इन टर्न्ड है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि सब टेलर जॉइंट की फिक्सिटी हुई हुई है, ठीक है। और अगर ऐसे पाँव रखने पे सब टेलर जॉइंट जो है वो दरमियान में आ जाता है या वेल्गस पोजीशन शो करता है, तो फिर हम ये कंक्लूड करेंगे कि सब टेलर जॉइंट की फिक्सिटी नहीं हुई हुई, वो मोबाइल है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट जो है बच्चे दैट इज रिलेटेड टू द फ्लैट फुट फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके अंदर पहले टेस्ट का नाम है विंडलेस टेस्ट, और हमारे लिए ये ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। जब आप पेशेंट को उसका फीट ग्राउंड पे प्लेस उसका फुट ग्राउंड पे प्लेस करने के लिए कहते हैं, तो जो उसकी मीडियल आर्च होती है वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच कर रही होती है और फ्लैट अपेयर होती है। लेकिन जब आप पेशेंट को उसके टोस पे खड़े होने के लिए कहते हैं और वो अपनी हील लिफ्ट करता है, तो मीडियल आर्च होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। दैट इज अ पॉजिटिव विंडलेस टेस्ट के जब उसने ग्राउंड पे रखा तो वो अपेयर नहीं हुई। आखिरी जो डिजीज बच्चे मैं आपको यहाँ पे कराने लगा हूँ, ये भी आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं, दैट इज नोन एज मॉर्टन न्यूरोमा। मॉर्टन न्यूरोमा के अंदर बच्चे ये है कि डिजिटल प्लांटर नर्व जो कि आपके डिजिट्स को सप्लाई कर रही होती हैं, अगर उनके इर्द गिर्द कोई सूडो टिश्यू डेवलप कर जाए जो कि नर्व को कंप्रेस करे, तो दैट इज नोन एज मॉर्टन्स न्यूरोमा। ठीक हो गया। अब विकिपीडिया ये कोट करता है कि सेकंड और थर्ड डिजिट के बीच में जो इंटरडिजिटल स्पेस है वहां पे ये सबसे ज्यादा कॉमन है, लेकिन बेले के अकॉर्डिंग इट्स बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ टोस, तो आपने बेले की ही बात को कोट करना है। जो न्यूरोमा होता है यूजुअली वो प्रेजेंट करता है बच्चे बिनाइन, मतलब ट्यूमर है ये, प्रेजेंट करता है विद बर्निंग पेन इन द बॉल ऑफ फुट। ठीक हो गया। और मैंने इसको दो जगहों पे दो तरह से कहा है, सूडो टिश्यू भी कहा है और इसको बिनाइन ट्यूमर भी कहा है। एक्चुअली तो न्यूरोमा एक बिनाइन ट्यूमर होता है, लेकिन फुट के केस में ये जरूरी नहीं होता कि न्यूरोमा हम एग्जैक्टली नर्व के ही ट्यूमर को कहें। हम इस कंडीशन में किसी भी ऐसे टिश्यू को कह रहे हैं जो कि कंप्रेशन कॉज कर रहा है। बर्निंग पेन आपको बॉल ऑफ फुट पे फील होगा जो कि आपके बिग टो के पास होता है। ठीक है हो गया। और बच्चे, जब आप लोग पाल्पेट करते हैं वेब स्पेस को तो आपको एक मैस फील करना चाहिए। इसके अलावा इसने कैरेक्टरिस्टिक साइन लिखा है जो कि आपको एमसीक्यू में आएगा कि मेटाटार्सल्स को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो एक क्लिकिंग साउंड हमें बोन्स के बीच में फील होता है, दैट इज नोन एज मोल्डर्स क्लिक।
ठीक है? मोटर न्यूरोमा का सिनेरियो आपको कभी भी एमसीक्यू में आ सकता है, कभी भी आपको एसईक्यू में आ सकता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये बता दूँ कि आपको अल्ट्रासाउंड पे नर्व की जो थिकनेस होगी वो मिलेगी, नर्व थिकनेस अल्ट्रासाउंड पे मोटर न्यूरोमा के लिए 3 मिलीमीटर से ज़्यादा। इसके अलावा बच्चे इसका जो ट्रीटमेंट रेजीम है वो हम क्या कर सकते हैं, ये आप लोग तैयार कर लें, फॉरेन एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको ये आ सकता है। हमें ऐसे शूज़ पहनने चाहिए जिनका वाइड टो बॉक्स हो। वाइड टो बॉक्स होने से क्या मुराद है? यानी कि ऐसे शूज़ ना पहने जिनकी आगे से तिकोने निकली हों और आपकी फिंगर्स जो हैं वो फँसी हुई अंदर पड़ी हों, बल्कि वाइड टो बॉक्स वाले शूज़ पहने। ये पहला है इसकी जो प्रिवेंटिव मेजर है पहला है। नंबर 2 आपको ऑर्थोटिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। व्हाट आर ऑर्थोटिक्स? ऐसे फुटवियर्स जो कि आपके फीट को, आपके डिजिट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करें। नंबर 3 बच्चे आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करें इस केस के अंदर। नंबर 4 बच्चे आपको स्क्लेरोजिंग इंजेक्शन देने पड़ सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड जो कि पेन को रिड्यूस करें। और आखिरी में बच्चे मैं मेंशन करूँगा न्यूरोनेक्टमी यानी कि आपको नर्व फाइबर जो हैं वो काटने पड़ सकते हैं ताकि आपको पेन परसीव ही ना हो। इसी के साथ हमारा पहला ये वाला जो चैप्टर है ये कंक्लूड होता है।